Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation D BioWorld. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग बात करने वाले हैं इस समय आज के लेक्चर में। वीडियो नंबर 8 है और टॉपिक का नाम है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग के अंदर ब्रीदिंग आप सभी को पता है कि ब्रीदिंग वो प्रोसेस कहलाता है जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन किया जाता है। हमने कल के लेक्चर में मतलब वीडियो नंबर 7 में इंस्पिरेशन ऑलरेडी कर लिया हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपिरेशन के बारे में। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। जब हम लोग एक्सपिरेशन के बारे में बात करते हैं, एक्सपिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सपिरेशन का मतलब होता है फाउल एयर या CO2 रिच एयर को अपने लंग से या अपने बॉडी से बाहर निकालना। एलिमिनेशन ऑफ फाउल एयर इज कॉल्ड एज अ एक्सपिरेशन। रिपीट करो मेरे साथ, एलिमिनेशन ऑफ फाउल एयर इज कॉल्ड एज अ एक्सपिरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंस्पिरेशन कल के लेक्चर में, इंस्पिरेशन को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन अगर आप इंस्पिरेशन को समझने के लिए अपनी पूरी ताकत यूज कर लेते तो एक्सपिरेशन बहुत ही आसान जाएगा आपके लिए। ये भी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला पॉइंट है कि ये जो एक्सपिरेशन होता है ये एक पैसिव प्रोसेस है और सीधे बैठे नहीं तो आपका स्पाइनल कॉर्ड टिल्ट हो जाएगा। यस सर, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए। देन ये एक पैसिव प्रोसेस है। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन ये जो एक्सपिरेशन होता है ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव का मतलब होता है इसमें ज़्यादा ATP या ज़्यादा एनर्जी यूज नहीं होती है, मतलब इसमें ATP यूज नहीं होता है। यस सर, आपको ये बात समझना होगा कि लेकिन अगर आप ओवर एक्सपिरेशन करते हैं, मतलब आप सपोज कपाल भारती करते हैं, कपाल भारती एक्सरसाइज होती है, तो इसमें आपको एक्सेस एक्सपिरेशन करना पड़ता है और नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपिरेशन करना पड़ता है। जब आप नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपिरेशन करते हैं, इन दैट केस ये जो प्रोसेस होगा वो एक एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। सो आप संभल के रहिएगा। नीट आपको सवाल क्या पूछता है? नीट आपको पूछता है नॉर्मल एक्सपिरेशन, यू हैव टू से इट इज अ पैसिव प्रोसेस। नीट आपको पूछता है कि एक्सेस ऑफ एक्सपिरेशन, इन दैट केस यू हैव टू से कि इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। और इंस्पिरेशन खुद में एक एक्टिव प्रोसेस है। यस सर, हियर वी गो। तो जब हम लोग एक्सपिरेशन के बारे में बात करते हैं तो हमको 3 लेवल पे अपनी बातों को रिप्रेजेंट करना है सभी बच्चों के सामने। यस सर, पहली चीज डायफ्राम, दूसरी चीज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। कल एक्टिव रोल किसका था? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का था। आज के लेक्चर में एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का एक्टिव रोल होगा। संभल के रहिएगा, आपके NCERT में इंटरनल एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। यस सर, बट हमारे NCERT में एक्सटर्नल वर्ड शायद 1-2 जगह इंक्लूड किया गया है, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। और A है डायफ्राम, B है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और C है एब्डोमिनल मसल्स, पेट के मसल्स। ये सर डायफ्राम के नीचे के मसल्स। ये 3 मसल्स के एक्शन हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे और वो तीनों मसल्स के एक्शन से क्या फाइनल रिजल्ट आता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और फिर ये टॉपिक अपने आप खत्म हो जाएगा। टॉपिक एंड करने से पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि थोरेसिक ब्रीदिंग क्या होती है और एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या होती है। कौन से लोग मेल या फीमेल कौन एब्डोमिनल ब्रीदिंग करता है और कौन थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। व्हाट अबाउट प्रेग्नेंट वुमन, वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं और क्यों रेस्पिरेशन करते हैं। यस सर, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। हियर वी गो। तो सबसे पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले क्या होता है, ये जो डायफ्राम होता है, दिस डायफ्राम अंडरगो रिलैक्सेशन, मतलब ये रिलैक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबसे पहले हमारा जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में था, जो कि हमने कल किया हुआ था। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो डायग्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में है और कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में ये जो डायफ्राम है वो नीचे के डायरेक्शन में मूव होता है, मतलब इट बिकम फ्लैट। कल ये फ्लैट हुआ था और ये फ्लैट होता है, इसका मतलब इट इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट इंस्पिरेशन। तो ये इंस्पिरेशन के वक्त हुआ था, मतलब कल ये हुआ था। यस सर, और आज हमको इंस्पिरेशन से अपने लेक्चर को एक्सपिरेशन की तरफ लेके जाना है। यस सर, इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन की तरफ लेके जाना है। ये जो कैविटी होती है ये बाहर की तरफ मूव हुई थी, अपवर्ड मूव हुई थी
और आउटवर्ड डायरेक्शन में ये मूव हुई थी। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। कल के लेक्चर में ये यहाँ पे एयर प्रेशर है, इसको पल्मोनरी एयर प्रेशर, हम इसको प्यार से एकदम पाप बोलते हैं। यस सर, पल्मोनरी एयर प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम पल्मोनरी एयर प्रेशर बोलते हैं। सुपर, वेरी गुड। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं बात करता हूँ डायफ्राम के बारे में, डायफ्राम यहाँ पे क्या होता है, रिलैक्स होता है। जब भी हमारा डायफ्राम रिलैक्स होगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा तो ये डोम शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस समय ये फ्लैट है, तो ये फ्लैट है, अगर ये रिलैक्स होगा तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। यस सर, आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है। कुछ बच्चे इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो ऊपर की साइड में जाएगा। नहीं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो नीचे की साइड में जाएगा ऐसे, जब वो रिलैक्स होगा तब वो ऐसे होगा। मतलब हमारे डायफ्राम का नॉर्मल पोजीशन ऐसा रहता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? हमारे डायफ्राम का नॉर्मल पोजीशन डोम शेप होता है। और अब हम एक्सपिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हम पैसिव प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और हम रिलैक्सेशन होने के लिए बात कर रहे हैं। यस सर, रिलैक्सेशन होना मतलब एक्सपिरेशन होना। यस सर, वेरी गुड। चलो, सो हमारा डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जैसे ही हमारा डायफ्राम रिलैक्स करेगा, इसका शेप कैसा हो जाएगा, डोम शेप। ये कैसा हो जाएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, ये डोम शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा आप इसको ध्यान से समझने की पूरी कोशिश कीजिए और यहाँ पे फोकस कीजिए। यस सर, मोबाइल स्विच ऑफ करो तुम लोग अपना। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से समझिए, ये अभी डोम शेप हो जाएगा, मतलब ये रिलैक्स करेगा। सो इट विल बी लाइक दिस। कैन यू सी डोम शेप? हाँ ही बोलने का। यस सर, ये डोम शेप हो गया है। डोम शेप हो गया है मतलब इसका मूवमेंट जो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है। कल डाउनवर्ड हुआ था, आउटवर्ड हुआ था, है ना? अब ये अपवर्ड हो रहा है इसका मूवमेंट। देखिए कल ये नीचे की तरफ हुआ था, डाउनवर्ड, अब ये ऊपर की तरफ हो रहा है। पक्का ना? मुझे समझ में आ रहा है? पक्का? और चलो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पक्का? ये हमने खाली डायफ्राम ड्रॉ किया है। आई होप आपको ये समझता है कि दिस ब्लू कलर जो पार्ट है वो डायफ्राम है। ये सर, ये डायफ्राम है, ध्यान से समझना। डायफ्राम रिलैक्स होगा, इट विल बिकम डोम शेप। जैसे ही ये डोम शेप हो जाएगा, हमको ये जो एरिया होगा जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये इंक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा? साक्षी, इंक्रीज होगा। तुम बताओ। इट विल डिक्रीज, क्योंकि अगर ये इतना है और ये ऊपर की तरफ चला गया, आप इसको कंपेयर कीजिए इस डायग्राम को, डोंट गेट कंफ्यूज, रियलिटी के बारे में सोचिए, है ना? ये अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको एरिया कम हो जाएगा, एरिया मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases। वाओ, डिक्रीजेस समझ गया है ना सभी को? अभी नहीं बोलना है ना? अगर वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो इसके अंदर जो एयर होगा, पल्मोनरी एयर प्रेशर, उस पर क्या इफेक्ट होगा? आप ऐसे समझिए, अभी आप 5 BHK फ्लैट में रह रहे हैं और 5 ही मेंबर हैं घर में। यस सर, सब लोग एक एक घर में है ना? अगर 5 BHK से आपका घर का वॉल्यूम कम हो जाता है, आप 2 BHK में आ जाते हो, है ना? तो अभी एक कमरे में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को रहना पड़ेगा। तो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। पक्का बढ़ेगा ना? पक्का ना? कंफ्यूजन है? वेरी गुड, नहीं है। सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, so pulmonary air pressure will increases। very good। pulmonary air pressure nothing but the PAP decreases।
पाप डिक्रीज हो रहा है, यस सर, तो पाप मतलब पल्मोनरी एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बस खाली ओके सॉरी, अच्छा ये डिक्रीज है तो ये इंक्रीज होगा, सॉरी, सो इट विल गेट इंक्रीजेस, पल्मोनरी एयर प्रेशर जो पाप है वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इफेक्ट होगा इसका हम थोड़ी देर में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग जा रहे हैं, नहीं हम एक वो पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर पल्मोनरी एयर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डिक्रीज क्या होगा, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। देखो आपके लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी एयर प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो किसके कंपैरिजन में बढ़ गया है? अगर दो बच्चे हैं वो बात कर रहे हैं कि मुझे 10th में ज्यादा आया, एक बच्चा बोल रहा है, एक्स बच्चा बोल रहा है वाई को कि एक्स बच्चा बोल रहा है कि मुझे परसेंटेज ज्यादा आया, तो एक्चुअली वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल रहा है कि उसको वाई से ज्यादा आया। अगर मैं बोल रहा हूं कि पल्मोनरी एयर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब सामने वाला कम है। ये सामने वाला कौन है? एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। तो हमको यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिखना है, ये जो पाप है PAP, पाप इंक्रीजेस है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। यस सर, पाप इज मोर देन द आप। आप इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, एट, पक्का ना, क्लियर ना एवरीबॉडी? एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, it is called atmospheric air pressure. I think this concept is very very clear to you. Yes sir? Okay. तो हम इस चीज को यहाँ पे रखते हैं। अब हम डायफ्राम से मूव ऑन करते हैं। हमको 3 पॉइंट बात करना है, A B C। A हो गया डायफ्राम, B है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। यस सर, सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, है ना? सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं B पार्ट, यस सर, और हम लिखते हैं यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। यस सर, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अगर ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, जब हमारा इंस्पिरेशन के बाद हम रिलैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इंटरनल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? इट विल कॉन्ट्रैक्ट। कल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया था, आज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हमारे रिब्स को 2 डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा। एक होगा डाउनवर्ड एंड देन इनवर्ड। डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। यस सर, कल ये अपवर्ड, कल के लेक्चर में इंस्पिरेशन में ये अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अब ये अंदर की तरफ मूव करेगा। तो ये जो मोशन होगा रिब्स का, थोरैसिक कैविटी का, ये एरिया क्या होगा? अभी डिक्रीज होगा, क्योंकि ये मोशन अंदर की तरफ हो रहा है। यस सर, इनसाइड की तरफ हो रहा है। यस सर, इज दैट क्लियर? सो इट इज डाउनवर्ड अंदर की तरफ एंड डाउनवर्ड नीचे की तरफ। सो फाइनली क्या होगा? थोरैसिक वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल डिक्रीज। यही सेम इफेक्ट आएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल डिक्रीज। ध्यान से समझना। वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity डिक्रीज। अगर वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, तो पल्मोनरी एयर प्रेशर क्या होगा? यस सर, इंक्रीज होगा। सो PAP इज गोइंग टू बी इंक्रीज, बट इंक्रीज किसके कंपैरिजन में? आपके कंपैरिजन में। आप इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब ऐसे ही B पॉइंट हमने डिस्कस किया, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। डायफ्राम जब भी रिलैक्स हो जाता है, फ्लैट से वो
डोम शेप में आता है। जैसे ही डायफ्राम डोम शेप में आता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाता है, अंदर का प्रेशर देखो बढ़ जाता है। इसलिए तो बात मैं ये कह जाता है, पाप मोर देन आप कह लाता है। बात समझ में आता है? यस सर, इज दैट क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमको सी मसल्स के बारे में बात करना है। सी कुटे लिया है, इतने लिया है। हम लोग सी मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जरा यहाँ पे फोकस कीजिए सी मसल्स के बारे में, है ना? तो सी में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग एब्डोमिनल मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब हम लोग पेटू के मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब मैं चाहता हूँ रेदर देन मैं सीधा डायरेक्टली बोर्ड पे लिख लूँ, मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि आपके एब्डोमेन के मसल्स पे क्या इफेक्ट आता है जब आप एक्सपिरेशन करते हैं। तो आप क्या कीजिए, अपना हाथ लीजिए, अपने पेटू को टच कीजिए और आप इंस्पिरेशन कीजिए और फिर एक्सपिरेशन कीजिए। और मुझे ये सोच के बताइए, आप एक बार और कीजिए, चालू रखिए जब तक जवाब नहीं मिल जाता है ना? आपको मुझे बताना है कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो एब्डोमेन के ऊपर क्या, एब्डोमेन के मसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या वो रिलैक्स होता है? बोलो। कॉन्ट्रैक्ट। तुम बोलो। देखो ऐसे बोले, बट बोले क्या है? रिलैक्स होता है, ठीक है। सो आप ध्यान से समझिए, बायोलॉजी में अगर कोई भी चीज रिलैक्स होती है तो वो भरती है। ये पूरे बायोलॉजी का डायलॉग है। मतलब मैं इसी चीज को यूरिनरी ब्लैडर में पढ़ाऊंगा, मैं इसी चीज को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब पार्चुलेशन होता है, बच्चे का बर्थ होता है, सेम चीज को मैं बताऊंगा। जब मैं आपको हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा, सेम डायलॉग बोलूंगा। जब मैं आपको वाटर वैक्यूल पढ़ाऊंगा तो भी सेम डायलॉग बोलूंगा। और पूरे फेमस है, पूरे बायोलॉजी का डायलॉग है। बायोलॉजी नहीं बताया मुझे क्या है, ध्यान से सुनो। बायोलॉजी में जब कोई भी चीज रिलैक्स होती है तो वो भरती है और बढ़ती है। जो चीज भरती है वो चीज बढ़ती है। बायोलॉजी में आप लिख लीजिए इसको, बायोलॉजी में जब कोई भी चीज रिलैक्स होती है, रिलैक्स, तो वो भरती है। भरने का नाम जिंदगी, फीलिंग। फीलिंग का मतलब भरती है। और जो चीज भरती है वो बढ़ती है। ये मैंने अभी इस साल डिवाइस किया। अब पिछले साल तक था रिलैक्स होगा तो भरेगा, लेकिन भरेगा तो बढ़ेगा भी। ये अभी भी मैंने डिस्कवर किया है। अब आप मुझे अपने पेट पे हाथ रख के पेट की कसम खा के बताइए कि आपका पेट बढ़ता कब है, उसकी साइज बढ़ती कब है? जब आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं या जब आप एक्सपिरेशन ले रहे हैं ना? हाँ हाँ। पेट की साइज बढ़ती कब है? हाँ, पेट की कसम खाइए। नहीं, एक्सपिरेशन नहीं। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब आप सांस लेते हैं, आप ध्यान से फील कीजिए। जब आप पेट पे हाथ रखिए, पेट की कसम खाइए कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप जोर से सांस लीजिए तो आपका, अरे पेट पे हाथ रखना है, ऐसे थोड़ी ना। अब आप देखिए पेट की साइज बढ़ रही है। और जब आप एक्सपिरेशन करेंगे, देखो अंदर गया, देखो देखो अंदर गया, देखो देखो। यस सर, इज दैट क्लियर? रिलैक्स। जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो पेट की साइज बढ़ती है, और जब आप एक्सपिरेशन करते हैं तो एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब जब एक्सपिरेशन हो रहा है, यस सर, तो एब्डोमिनल मसल्स, क्या एवरीबडी नॉट हैप्पी? एब्डोमिनल मसल्स, क्या आपने मतलब एक बच्चे ने सही दिया, उसके बाद बाकी सब लोग, आपको क्लियर है? सबको आपको क्लियर है ना? समझा ना मैंने जो बोला? आपका पेट आगे कब आता है? जब आप खाना खाते हो। खाना कब खाते हो? जब आप चिल रहते हो, रिलैक्स रहते हो, है ना? इज दैट क्लियर? अगर 5 मिनट बाकी है क्लास में आने के लिए और मम्मी थाली लेके आ रही है तो आप नहीं खाओगे, क्योंकि ईटिंग इज डन व्हेन यू आर रिलैक्स, है ना? ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, एब्डोमिनल मसल्स जब एक्सपिरेशन हो रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
अब उसी पेट की कसम खा के मुझे बताइए कि जब एब्डोमेन के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये एग्जैक्टली किसको धक्का दे रहे हैं? पेट पे हाथ रखो। ये किसी को पुल कर रहे हैं, किसी को धक्का दे रहे हैं। देखो इधर स्टमक लीवर इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमेन। इधर देखो, वो ना आपके डायफ्राम को ऊपर की तरफ जाने में मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर है थोरैसिक, नीचे है एब्डोमेन, दोनों के बीच में पार्टीशन कौन है ना? हमेशा जंग कहाँ होती है? बॉर्डर पे होती है। आपके प्लॉट के बाजू में दूसरे का घर है, वो बॉर्डर पे ही झगड़ा होता है। आपके वो सामने वाला ये नहीं बोलेगा ये बेडरूम मेरा है, यू अंडरस्टैंड? ये किचन मेरा, ऐसा नहीं बोलेगा। वो दीवार की साइड पे ही झगड़ा करेगा हमेशा। इंडिया पाकिस्तान में भी कहाँ होता है, इंडिया चाइना में भी कहाँ होता है, बॉर्डर पे होता है। चाइना आके नहीं बोलेगा ये महाराष्ट्र तो माझा होता त्या दिवसी, ऐसा कुछ नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? हमेशा बॉर्डर पे होता है। तो बॉर्डर कौन है यहाँ पे? आप ऐसा समझो कि ये चाइना है और ये आप ऐसा समझिए, मोबाइल स्विच ऑफ करो यार तुम लोग। आपको ऐसा समझिए कि ये चाइना है और ये इंडिया है, तो लड़ाई हमेशा कहाँ होगी? बॉर्डर पे होगी। बॉर्डर कौन है? डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे जो भी आएगा एब्डोमेन कहलाएगा, डायफ्राम के ऊपर जो भी आएगा थोरैसिक कहलाएगा। तो अगर एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होगा, अंदर ऐसे खींचेगा, तो ये धक्का मारेगा ऊपर डायफ्राम को। ऐसा फील करो, ऐसा मैं लिखता हूँ, ऐसा फील करो, या तो पहले फील करो फिर लिखो। तो फील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप जिंदगी को फील ही नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ के नदी के पानी को टच करो, सूरज को देखो, पत्ते का जो पानी है वो अपने फेस पे डालो, थोड़ा लाइफ को फील करो, तो आपको ऐसा फील होगा। नहीं तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट हाँ आपके लिए ना। फोकस है, एब्डोमिनल मसल्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इट विल पुश डायफ्राम अपवर्ड, डायफ्राम अपवर्ड, वर्ड नहीं दे बाबा, वर्ड, ये अपवर्ड के डायरेक्शन में इसको पुश करेगा, धक्का मारेगा। सो इससे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीज होगा, ये एरिया कम होगा। यस सर? सो ये है पाप इंक्रीज होगा, बट इसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा। एकदम क्लियर है ये? ओके। सो वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity decreases, है ना? Volume of thoracic cavity will decreases and henceforth PAP is going to be increases over the ARP. PAP will decreases over the ARP. PAP will decreases over the ARP. ये सेम है, पाप विल इंक्रीजेस ओवर दी आप, यहां पे भी सेम है, पाप विल इंक्रीजेस ओवर दी आप। खाली ये एरो का डायरेक्शन मैंने ऐसा कर दिया, बट इट इज सेम ओनली। यहाँ पे भी पाप हाई है, यहाँ पे भी पाप बढ़ गया, यहाँ पे भी पाप बढ़ गया। अब पाप बढ़ गया है तो पाप को बाहर जाना होगा, मतलब पल्मोनरी एयर प्रेशर अगर बढ़ गया है तो हवा को बाहर निकलना होगा, क्योंकि हवा हो, वायु हो, अग्नि हो, आकाश हो, हमेशा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होती है। यस सर? क्योंकि संतुलन में जीवन की आधारशिला है। हर जो पांच तत्व हैं वो बैलेंस होना चाहते हैं। यस सर? तो अगर ज्यादा पल्मोनरी एयर प्रेशर अगर ज्यादा है तो वो एटमॉस्फेयर की तरफ मूव होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा आप सभी को मालूम है। यस सर? डायरेक्शन क्या होगा सभी को मालूम है, बट उससे पहले आपको एक लाइन लिखनी है, उसके बाद डायरेक्शन के बारे में फोकस करना है। यस सर? वो लाइन क्या है? नीट है। नीट आपको पूछेगा हु इज द विच मसल्स प्ले एक्टिव रोल ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। तो आपका जवाब क्या होगा? एक्सपिरेशन के वक्त ऐसा कौन सा मसल्स है जो मेन रोल प्ले करता है एक्सपिरेशन के वक्त और इंस्पिरेशन के वक्त। इंस्पिरेशन के वक्त कल मैंने आपको बताया था इट वाज डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, बट आज के लेक्चर में
हु प्ले मेन रोल ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन? चलो जवाब दो। इंटरनल एंड एब्डोमिनल, तुम बोलो। एंड डायफ्राम, तुम बोलो। इंटरनल एंड डायफ्राम, तुम बोलो। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, तुम बोलो। नहीं है, ठीक है, ऐसे दो। स्टैचू। नाउ ध्यान से समझो, आपका जवाब सही जवाब होगा। आपको ढूंढना था कौन सा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। डायफ्राम मेन रोल प्ले नहीं करेगा क्योंकि ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये इतने लीडर रिलैक्स, तो ये एक्टिव, कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा। मेन रोल प्ले करना मतलब वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। डू यू अंडरस्टैंड? मेन रोल प्ले करना मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व है। आपके सोसाइटी में प्रेसिडेंट कौन है? वो काम नहीं करेगा तो आप उसको हटा दोगे, मतलब वो एक्टिव रोल प्ले करता है इसलिए वो प्रेसिडेंट है। जैसे मैं अपनी सोसाइटी में हूँ, अगर मेरी सोसाइटी बनी तो यस एवरीबॉडी फोकस हियर। तो आपको जवाब क्या देना है? आपको जवाब देना है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स प्ले। नीट का सवाल है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, ध्यान से याद रखो, समझ के लर्न करो। मैंने क्यों डायफ्राम का नाम नहीं लिया? क्योंकि चिल मार रहा है। देखो रिलैक्स, रिलैक्स में वो काम नहीं मिलता है, समझे कि नहीं? रिलैक्स कर रहा है तो काम नहीं मिलेगा इसको, इसको मेन रोल नहीं करेगा ये। हमको एक्टिव लोगों की जरूरत है। एक्टिव होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सो सिंपल। यस सर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट। यस सर, क्या लिखना है? इंटरनल intercostal muscles and internal intercostal muscles and abdominal muscles play main role during एक्सपीरेशन, है ना? अब नंबर 4 पॉइंट में हमको एक्सपीरेशन का डायरेक्शन लिखना होगा। तो एक्सपीरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा? सबसे पहले हवा आएगी, अल्वियो आएगी, नहीं जाएगी, अल्वियोलाई से जाएगी, अल्वियोलार डक्ट, अल्वियोलार डक्ट से जाएगी ब्रोंक्यूल्स, वेरी गुड, ब्रोंक्यूल से वेरी गुड, ब्रोंकस से वेरी गुड, ट्रैकिया से वेरी गुड, लैरिंग से ग्लॉटिस, कितना आता है तुम लोग को? ग्लॉटिस से वाओ सुपर, माइंड ब्लोइंग। फेरिंग्स से इंटरनल नेरीज से नेसल कैविटीज। वाओ क्या बात है, नेसल कैविटीज, और नेसल कैविटी से नॉस्ट्रिल, नथिंग बट द एक्सटर्नल नेरीज। समझ में आया आपको, है ना? ओके, आपको एक लाइन लिखनी है। फिलहाल हम लोग लेक्चर पैकअप कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आई हैव अ नेक्स्ट क्लास। ओके, आपको ध्यान से समझना है कि हम लोग कौन सी टाइप की ब्रीदिंग करते हैं। तो आपको नीट पूछेगा कि इंसान कौन सी टाइप की ब्रीदिंग करता है, तो आपको जवाब देना है इंसान है नेगेटिव एयर प्रेशर ब्रीदिंग करते हैं हम लोग। यस सर। सो ह्यूमन जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव एयर प्रेशर। आपको बिल्कुल ये समझा नहीं होगा कि ये नेगेटिव एयर प्रेशर होता क्या है। आपको ये समझना है कि हम लोग सांस, ये जो ऑक्सीजन है या एयर है वो हमारे बॉडी में क्यों जाती है, इंस्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि हमारा पल्मोनरी एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसलिए नहीं होता है कि एयर प्रेशर ज्यादा है,
मतलब एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे एयर प्रेशर ज़्यादा हो गया और हवा अंदर चली गई। हमारी बॉडी अंदर से एक स्पेस कम कर देती है इंस्पिरेशन के वक्त, इसलिए एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इसलिए हवा अंदर आती है। हवा इसलिए अंदर आती है क्योंकि अंदर नेगेटिविटी है। ऐसा बोला जाता है कि -2 से -8 mmHg का डिक्रीज होता है एयर प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोलते हैं हम इसको। मतलब कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव एयर प्रेशर ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन जो होता है वो नेगेटिव एयर प्रेशर मेथड से ब्रीथ करते हैं। अब आपको ये समझना है कि इसका फायदा क्या हो सकता है। इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि हम एक ही समय पे सांस भी ले सकते हैं और खा भी सकते हैं। यस सर, हम एक ही समय पे बात भी कर सकते हैं और सांस भी ले सकते हैं बिकॉज ऑफ नेगेटिव, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव डेफिशिएंसी क्रिएट होती है पल्मोनरी एयर प्रेशर की, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हमारे लंग्स में आता है थ्रू द नोज। यस सर, एग्जैक्टली इस बात को आपको समझना है। हम कल के लेक्चर में बात करेंगे पल्मोनरी एंड एब्डोमिनल एंड थोरेसिक ब्रीदिंग क्या होती है, बट फिलहाल मैं आपको ये रिवाइज कर देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन की जरूरत नहीं है बिल्कुल। कि ये 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ए बी एंड सी। डायफ्राम यहाँ पे चिल मारता है, रिलैक्स मारता है, एंड रिजल्ट है आप डिक्रीजेस, पाप इंक्रीजेस। यहाँ पे भी पाप इंक्रीजेस बिकॉज एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट करता है और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक दिस वर्क इज सुपर। और ये डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में हवा जाएगी, एक्सप्रेशन का डायरेक्शन है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है। यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना है कमेंट कीजिए। यस सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।